आलोक मोहन नायक और चूचू की गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बहुत छोटी सी खबर है, लेकिन उस खबर के अलग अलग मायने हैं, जिसको मैं आप लोगों की मदद से अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। खबर बहुत छोटी सी थी कि मध्य प्रदेश की एक जगह है शिवपुरी, जहां पर एक महिला अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने कहा कि ये मॉल न्यूट्रिशन से ग्रसित है, 15 महीने की बच्ची है, इसे आप एडमिट करिए, कुपोषण एक केंद्र में इसको एडमिट करिए, वरना इसकी जान को खतरा है। उसकी माँ उसको एडमिट करना चाहती थी, लेकिन उसकी सास ने उसको एडमिट नहीं करने दिया, उस बच्ची की दादी ने उसको एडमिट नहीं करने दिया और कहा कि बिटिया है, मर जाने दो। ये जो वाक्य था, जो उसकी बेटी की दादी ने बोला कि बिटिया है, मर जाने दो, इस पूरी बात पर खबर हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्या सिर्फ वो महिला अकेली जिम्मेवार है उस बच्ची की मौत के लिए, या पूरा समाज जिम्मेवार है? हमारे और आपके दामन पर उस बच्ची के मौत के दाग हैं, या समाज के दामन पर दाग हैं, या सिर्फ उसकी दादी जिम्मेवार है? इस बात को मैं आप लोगों की मदद से सुलझाना चाहता हूं। ये क्या पूरा मामला है, इसको हमारे दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। इसकी डिबेट की शुरुआत मैं अनुपमा मैडम से करना चाहता हूं। अनुपमा सिंह जी करीब 30 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग में रही हैं। आपने पूरे मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश भर में, आपने सहारा टीवी से लेकर तमाम चैनल्स में काम किया है, और आपने जिंदगी को करीब से देखा है। अनुपमा मैडम, बिटिया है, मर जाने दो, क्या कहेंगी? आपका माइक चालू कर लीजिए अनुपमा सिंह जी। देखिए, बिल्कुल आलोक जी, आज आपकी जो बहस की चर्चा का जो विषय है, वो बहुत अच्छा है कि बिटिया है मर जाने दो। जिस जगह की और जिस जिले की आप बात कर रहे हैं, वो जिला एक पिछड़े जिलों में आता है, जबकि कहा जाए तो सिंधिया जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो। सिंधिया परिवार की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, चाहे वो लोकसभा क्षेत्र हो या विधानसभा क्षेत्र से अगर लें। तो वहाँ पर अगर इस तरह की बात की जाए तो बहुत आम बात है, क्योंकि हमने देखा है कि रूरल क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र में बिटिया को आज भी बोझ माना जाता है। बिटिया अगर बड़ी हो गई तो उसकी शादी करनी पड़ेगी। शादी के लिए बहुत सारा धन जो दहेज के रूप में आजकल दिखा है, वो देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये मानसिकता रूरल क्षेत्र में आज भी है। शहरों की बात करें तो शहरों में बहुत बदलाव आए हैं। आपने एक सीरियल आया था जो देखा होगा कि अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजिए, तो ये जो कहावत है वो चरितार्थ इन रूरल क्षेत्रों में होती है। वहां पर आज भी लोग अपनी पगड़ी को, अपनी गर्दन को झुकाना अपमान समझते हैं। बिटिया का पैदा होना उनके लिए गर्व नहीं होता। बिटिया का पैदा होना उनके लिए सर झुकाने की कि अगर वो बड़ी होगी तो पहले उसके पढ़ाई लिखाई में खर्चा कीजिए, फिर शादी में कीजिए, शादी में अच्छा घर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनको पूरे लड़की को होल लाइफ अपने कंधे पर झेलना पड़ता है। आप देखिए ना किस तरह की स्थितियां बन रही हैं आज भी। जहाँ पढ़े लिखे समाज है वहां पर भी आप देखिए कि जो कपल्स है उनमें नहीं बन रही है। तलाक की जो स्थिति है वो ज्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप देख रूरल क्षेत्र की, शिवपुरी जिले की जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां से लगा हुआ कोलारस है, श्योपुर है, ये बहुत पिछड़े हुए जिले हैं जहां आज भी अनुपमा जी, बेटियां आपने जो सम्मान उसमें नहीं एक अभिशाप है। राजनीतिक बात उठाई, उसका जवाब हम लोग आशीष जी के पास जाएंगे तो उनसे पूछेंगे, वो एक्सपर्ट हैं तमाम चीजों के। लेकिन अभी मैं रितु त्रिपाठी मैडम के पास जाना चाहता हूं। आप करीब 25-30 साल से आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और आप इंडिया टीवी से लेकर तमाम टीवी चैनल्स में, डिजिटल में, दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों में आप रिपोर्टर रही हैं। अभी भी आप इंडिया टीवी में डिजिटल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्टर हैं, उस मीडियम में हैं। ऋतु त्रिपाठी मैडम, हम आपसे दो चीजें समझना चाहते हैं। पहला, मॉल न्यूट्रिशन होना, ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चियां ज्यादा इस कुपोषण की शिकार होती हैं। दूसरा, एक माँ का, एक दादी का ये कहना कि बिटिया है तो मर जाने दो। इन दोनों चीजों को आप मिला के किस तरह से देखती? बिल्कुल, पहली बात मॉल न्यूट्रिशन जिसकी बात करें कुपोषण। कुपोषण अगर हम आंकड़ों के तौर पे देखें तो हर दिन हम लड़का-लड़कियाँ भी एक तरफ रख दें, तो देश में 4500 मौतें लगभग हर दिन कुपोषण से हो रही हैं। तो एक तो पहला सवाल यही है कि इतनी मौतें कुपोषण से मतलब हमें आने वाली पीढ़ी बहुत ज़्यादा कुपोषित है। अब बात आती है कि कोई दादी, कोई माँ अपनी लड़की के साथ ये कर रही है। इसके पीछे वजह यही है कि कमाऊ पूत सबको ठीक लगता है। लड़कियों से कमाई हम जितने भी हैं
पे घूमते हैं, आर्थिक उस पे हमारी पूरी धुरी है मनुष्यों की, हम इसको कितने ही नकारें। लड़का घर में अर्निंग लाता है, ये मेंटल सेट बना हुआ है समाज का, और लड़कियां आती हैं तो खर्च करना पड़ता है, कुछ कमाई नहीं होती, झुकना पड़ता है, खर्च करना पड़ता है। इस मेंटल सेट से पूरी जो चीजें हैं कि लड़कियां पसंद नहीं की जाती, मूल मुद्दा यही लगता है। क्योंकि अगर जेंडर की बात होती तो गाय अच्छी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन जब बछड़ा होता है तो दुखी होते हैं, बछिया होती है तो खुशियां मनाई जाती हैं। मतलब मेन मुद्दा कमाई से है, जेंडर से कोई इशू नहीं है, हम कमाई को लेके फोकस करते हैं। लड़कियां, मनुष्यों की लड़कियां जो हैं वो कमाऊ नहीं है। अब दूसरी बात, अगर महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम होती हैं समाज में, तो शायद आने वाली पीढ़ियों में ये स्थितियां सुधरें। लेकिन जब तक हम लड़कियों को शिक्षित ना करें, पहली चीज शिक्षा, जब लड़कियां शिक्षित होंगी, माएं शिक्षित होंगी, दादियां शिक्षित होंगी, धीरे धीरे करके ये चीजें जाएंगी, एक दिन में नहीं हटेंगी। दूसरी बात जब हम करते हैं कुपोषण कैसे, क्योंकि अभी भी ये जो एक हमारे समाज में अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको बड़ा संस्कार माना जाता है कि घर के बड़ों को पहले खिला दो। बड़ों में पुरुष ही गिने जाते हैं, बड़ों में ये नहीं होता कि मम्मी भी बैठ के खा ले, मम्मी को पहले खिला दो, बड़ों को पहले खिला दो, मतलब पुरुष पहले खाएंगे, भाई पहले खा लेगा, पिता पहले खा लेगा। इसमें क्या होता है, जो खाना बच गया वो लड़कियों के पास जाता है, बच्चियों के पास जाता है। तो प्रोटीन वाली चीजें, दही, दूध, पनीर, ये पहले ही खत्म हो चुके होते हैं, जो बच्चे खुचे हैं वो माँ बेटी मिलके खा लेते हैं। यहाँ पे कुपोषण पहले आता है। जब एक माँ कुपोषित होगी तो ये तय है कि उसका बच्चा भी कुपोषित ही होगा। जब ये पीढ़ियों से चली आ रही है बात, लड़कियां कुपोषित हैं, फिर वो कुपोषित बच्चे पैदा कर रही हैं, तो इसको एक दिन में तो नहीं बदला जा सकता। कुपोषण और चलिए समाज रितु की मैडम, सोच। हमारे हाँ, साथ सुहानी मिश्रा मैडम हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया और भारतीय रेलवे में एक बड़ी अफसर हैं, एक आला अफसर हैं। एक ऐसी जगह पर आप हैं जहाँ पे हर किसी व्यक्ति का, चाहे पुरुष हो या महिला हो, सपना होता है कि हम यूपीएससी क्लियर करके और एक बड़े अफसर बने, जहाँ पे सुहानी मैडम बैठी हैं। सुहानी मैडम, हम आपसे दो चीजें जानना चाहते हैं। पहले, आप जो एक ऐसी जगह पर बैठी हैं जहाँ पे कहा जाए कि एकेडमिकली आप सेलिब्रिटी हैं, माने पढ़े लिखे लोगों के लिए आप सेलिब्रिटी हैं, एक सपना है, तो आपका जो जीवन का संघर्ष रहा, क्या उस संघर्ष में भी एक कहीं परेशानियां आई जेंडर वाली कि जहां पे जैसे रितु कह रही है कि खाना भी खाना है भारतीय समाज में, तो पहले बुजुर्गों माने पुरुषों को दे दो, फिर महिलाओं को दो, तो वहां से जो एक चीज शुरू होती है और वहां से पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम चीजें रहती हैं, तो आप पहले तो ये बताइए कि आपका जो संघर्ष रहा वो कैसे रहा, और आप इस पद तक जो पहुंची वो कैसे पहुंची। फिर दूसरा सवाल मैं बाद में पूछूंगा। सुहानी मैडम। सुहानी मैडम, आपको हमारी आवाज आ रही है? शायद सुहानी मैडम तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो शायद फ्रीज हैं। मैं उनसे बात पूछूंगा, लेकिन ये विनय पाठक प्रोफेसर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर विनय पाठक, क्या सिर्फ वो दादी दोषी है या पूरा समाज? देखिए, जैसा अभी सारे लोगों ने प्रकाश डाला, तो सबसे पहले तो ये समाज की जिम्मेदारी है, पूरा समाज दोषी है इस बात के लिए। घटना बहुत दुखद है, मैं भी दुखी हूँ, मगर मेरी किसी भी बात को अदरवाइज न लिया जाए, उसके लिए मैं आपको 4 लाइन बोल देता हूँ। मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर ऐसा, अगर मैं भूखा रहूं तो तुझसे भी ना खाया जाए। गोपाल दास नीरज जी की 4 लाइनें हैं, जहां तक मुझे पता है। तो जो भी घटना का वर्णन आप कर रहे हैं, इसका पूरा उत्तरदायी तो समाज का है। उसके अगल बगल जो रहते हैं, अगर दादी के मन में, मस्तिष्क में ये मानसिकता विकसित हुई कि बिटिया है मर जाने दी, तो दादी किन दुखों से गुजरी, दादी की पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति क्या थी, दादी को ये बोलने पे क्यों मजबूर होना पड़ा, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी हम सब लोगों की। हम अगर चिंता के लिए चिंता जताकर अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से छुट्टी ले लेते हैं, तो माना जाएगा कि सबसे ज्यादा उसके जो यह मौत हुई है, उसके जिम्मेदार मैं अपने को कहता हूं कि स्वतः हम लोग हैं। हम लोगों ने आज तक समाज में ऐसे कुपोषित लोगों के लिए
किसी भी एक मुद्दे को पकड़ा जा सकता है। रोज रोज मुद्दा बदलने से लोग कह सकते हैं कि हम ये काम भी करें, ये काम भी करें, इसके लिए तो ठेका दे दिया गया है सरकार को, इसके लिए ठेका दे दिया गया है माननीय सांसद जी को, इसके लिए ठेकेदार है माननीय विधायक जी, माननीय प्रधान जी। हम जिम्मेदार नहीं है। हम टैक्स दे दिए, टैक्स भी चोरी करने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। जितना बचा पाते हैं, जिस क्लाज में बचा पाते हैं, पहले टैक्स बचाते हैं। उसके बाद भी हम कहते हैं कि सामूहिक जिम्मेदारी की जगह हम पाक साफ होके अपनी जिम्मेदारी दूसरी जगह डाल देते हैं। चलिए विनय जी, हम दूसरा आपके पास अगले राउंड में फिर आएंगे। सुहानी मैडम अब हमसे कनेक्ट होगी। सुहानी मैडम, आपको हमारी आवाज पहुंच रही है? जी सर, पहुंच रही है। पिछली बार शायद मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही थी। मैंने एक लंबी चौड़ी आपके बारे में भूमिका दर्शकों को बता दी थी। नहीं, मैंने और प्रश्न सुन लिया आपका। तो मैं सबसे पहले तो आपसे दो सवाल है। पहला सवाल तो मैं यही जानना चाहता हूं कि आपने एक कितना संघर्ष किया, स्ट्रगल किया और इस मुकाम तक आप पहुंची। तो ये जेंडर बाइज्डनेस है, क्या आपने इसको फील किया और आपने इसको कैसे ओवरकम किया? फिर दूसरा प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा जी। शायद मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने जेंडर बाइसनेस फेस नहीं किया है, और मेरे फादर और मेरी फैमिली के सपोर्ट के कारण ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। इसलिए दूसरा क्वेश्चन आपका वैलिड नहीं रह गया। आज जो हम बात कर रहे हैं सुहानी, जैसे रितु त्रिपाठी मैडम ने कहा कि शुरुआत जिस समाज में हम कर रहे हैं, जिस समाज में हो रही है, कि बचपन से लेकर अगर देखा जाए तो कुपोषण ज्यादा लड़कियों को होता है। फिर शिक्षा में भी उनको दोयम दर्जे का माना जाता है। पहले कोशिश की जाती है कि बेटे को अच्छी स्कूल में पहुंचाएं, बाकी सुविधाएं उनको दी जाएं। तो एक ऐसे समाज में क्या सिर्फ एक दादी दोषी है या पूरा समाज दोषी है? ये कहना बहुत आसान है कि उसने कहा बिटिया है मर जाने तो वो दोषी है, लेकिन इस पूरे पर्सपेक्टिव को आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, मुझे इसमें 2-3 एंगल समझ में आते हैं। पहले तो इस न्यूज़ को पढ़ के मैंने ढूंढा कि पोषण पुनर्वास केंद्र कैसे काम करते हैं, जहाँ पे बच्ची को ले जाया गया बाद में, दिव्यांशी को 15 महीने की। तो पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ तक कि अगर माँ बच्चे के साथ रहे तो वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में जो प्रतिदिन मजदूरी पाएगी वो भी उसको दिया जाता है जब तक बच्चे का इलाज हो। तो यहाँ सबसे पहले वो जो माँ है, खुशबू जो नाम है दिव्यांशी की माँ का, एक तो वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसकी बिहार से मध्य प्रदेश में शादी हो गई है और उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, जो मैंने 1-2 इंटरव्यूज उसके सुने। तो यहाँ बच्ची को सशक्त करने के पहले उसकी माँ ही सशक्त नहीं थी। उसको ज्ञान नहीं था, उसको नहीं पता था कि बिना पैसे के भी उसकी बेटी का इलाज हो सकता है और उसके सास की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सास की कंडीशनिंग, और सास जहाँ से कह रही है, वो विनय पाठक जी ने बोला कि ये मतलब, और भी काफी लोगों ने बोला कि ये हमारी सामाजिक जो सोच है वो जैसी है, सास सामाजिक सोच का प्रतीक है। लेकिन जो माँ है, माँ वो सामाजिक सोच की जो एक्चुअल जीती जागती परिणति है, वो माँ है। कि इतनी, वो भी एक लेडी है, वो भी माँ है। कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसके बच्ची के साथ कुछ हो, लेकिन उसको इतना डंप बना दिया गया, उसके परिवेश में उसका जैसे भी पालन पोषण किया गया और बहू के रूप में वो जैसे रह रही है कि उसको ये स्वावलंबन नहीं था कि मैं किसी भी तरह कहीं भी जाके अपनी बच्ची को मैं भी बचा सकती हूँ। उसको पोषण पुनर्वास केंद्र का या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, इस प्रकार का उसको किसी तरीके का ज्ञान नहीं था। तो बात केवल एक लड़की या एक बेटा भी होता है इसका, तो भी ये जो खुशबू नाम की लेडी है, इसको ज्ञान नहीं था, अगर बेटा भी कुपोषित होता, कि बच्चे को कैसे बचाया जाए। तो बात ये तो है कि लड़की के लिए ये, हमें ये सेंटेंस बहुत कचोटा इस पूरी कहानी में कि बिटिया है मर जाने दो, लेकिन साथ ही साथ बात ये भी है कि ऐसी परिस्थितियों में क्या करना है, इसका सामाजिक ज्ञान अभी नीचे लेवल तक, आम जनता तक, गरीबों तक नहीं पहुंचा है। दूसरा, हमें पूरी परिस्थिति नहीं पता है कि क्या वो लोग इस लायक भी नहीं थे कि उसको पोषण पुनर्वास केंद्र या निकट आंगनबाड़ी तक ले जा सके। क्या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी? अब जहां तक सवाल होता है कि बेटा होता तो क्या दादी बचाने की कोशिश करती, और बेटी है क्या इसलिए नहीं की। तो ये एक सामान्य, सामाजिक रूप से ये सामान्य बायस है
लेकिन मेरिट ऑफ द केस ये है कि जब ये लेडी प्रेग्नेंट हुई होगी, जब इसकी बच्ची हुई होगी, इस समय आसपास जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, ये पिछड़े जिले आदिवासी जिले श्योपुर से आती है, वो कार्यकर्ताओं की नौकरी है कि वो जहाँ जच्चा बच्चा है वहां जाए उनके घरों में और उन्हें तो शिक्षित हाँ जी, करें। आपने जो एक इम्पोर्टेंट बात उठाई, मैं इसको चाहता हूँ आप थोड़ा एलाबोरेट करें कि बात पैसे की नहीं, बात मानसिकता की थी। जी, बात देखिए, गरीब तो वो है, गरीबी में, लेकिन आदिवासी पिछड़े जिलों में, मैं अभी श्योपुर का आंकड़ा पढ़ रही थी और मध्य प्रदेश का आंकड़ा पढ़ रही थी, ऐसा कोई साल नहीं जाता जब श्योपुर में कम से कम 3 डिजिट में मौतें ना हो कुपोषित बच्चों की। और पूरे देश में कुपोषण का जो एवरेज है वो 5.40 है और मध्य प्रदेश का 7.79 है। तो बात है गरीबी से भी ज्यादा जागरूकता की, कि अगर बच्चा बीमार है या कुपोषित है तो उसको पोषण घर की ही चीजों से कैसे दिया जा सकता है। अगर आप नहीं दे सकते तो सरकार क्या कर सकती है, क्या क्या चीजें हैं जो आपका हक है, क्या क्या चीजें हैं जो सरकार का और सरकारी मशीनरी का कर्तव्य है। हाँ जी, आपने जो पॉलिटिकल बातें उठाई इनको हम आशीष जी से पूछेंगे। इससे पहले मैं कमलेश जी के पास जाऊंगा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ज्वाइन कर रही हैं। कमलेश मैम, पहली बात हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने हिंदुस्तान में भी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया, आपने अमेरिका में भी सामाजिक कार्य किए। सामाजिक कार्यकर्ताओं की इस तरह की परेशानियों में क्या भूमिका होनी चाहिए, कमलेश जी? सर, जैसे मैंने अभी बाकी पैनलिस्ट को सुना तो उसमें काफी चीजें निकल के आए कि हमारे समाज की जिम्मेवारी भी है, या हमारी जो एक जेंडर को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उनके ऊपर भी इस बात के लिए जागरूकता पहुंचानी बहुत ज्यादा जरूरी है कि लड़का और लड़की, कि अगर लड़का हो तो क्या उसके लिए वो उसका इलाज कंटिन्यू करवाते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स यस, कि वो लोग उसका इलाज जरूर, क्योंकि वो बेटा है। तो सबसे हमें ये सोचना भी जरूरी है कि वो जो माँ है और वो जो दादी है वो भी तो उसी समाज से निकल के आ रही हैं जो वो दिखा रही हैं हमें। तो समाज हमारा कहीं नहीं करता है। आज भी वही चीज मौजूद है कि अगर बेटा है तो ठीक है, बच जाएगा तो आगे हमारा वंश चलाएगा या फिर हमारे को कमा के लेके आएगा। लड़की के लिए आज भी सोचा जाता है कि भाई ये तो एक परिवार के ऊपर भी बोझ है, और अब तो ये दिखा देते हैं कि भाई समाज के ऊपर भी कहीं ना कहीं पे बोझ है कि इसको पालना ही क्यों है, जो उन्होंने अपने ये कि भाई बिटिया है मर जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मैडम, तो मैं आपसे हमारे एक छोटी सी बात और जानना चाहते हैं कि आपने भारत में भी काम किया, आप अमेरिका में भी काम कर रहे हैं, क्या जी जो बाइस्डनेस है, जेंडर बाइस्डनेस, वो दोनों देशों में एक जैसी आपको लगी या अलग अलग लगी कुछ? सर, हम लोग विकास का दावा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आके लगा कि जितना मेरे ख्याल से एक फ्रीडम लड़कियों को है उतना लड़कों को नहीं है। हमने यहाँ पर, मैं छोटी छोटी बच्चियों को अपने आस पड़ोस में ही अगर खेलते घूमता देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ कि कई बार लड़के जो है वो पीछे पीछे जाते हैं और जो टीम साइकिल की है वो लड़कियों की आगे आगे चलती है। तो ये है चलिए, यहाँ अच्छा पर है कि विनय पाठक जी दिल्ली में है, अमेरिका में नहीं है। आशीष जी, मैं आपसे सारे सवाल आपसे जी हैं, सारी जी पैनलिस्ट के सारे सवाल आपसे हैं। पहला सवाल आपसे है कि मध्य प्रदेश जी सरकार कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों को 8 रुपया देती है, गाय को 40 रुपया। पहले आप ये जवाब दीजिए कि 8 रुपये में कैसे कुपोषण दूर करेंगे? देखिए, 8 रुपए देती है तो बड़ी गनीमत है, इसके पहले 2-2.5 रुपए थे। तो ये हालत है मध्य प्रदेश की कि ये स्थितियां हैं, और मध्य प्रदेश में जो है कुपोषण के मामले में कई सालों से टॉप टॉप 2 या 3 राज्यों में ये रहता है। तो ये स्थिति है, और आज भी जो है 6-7 हजार करोड़ का बजट है इसका। लेकिन ये सारी चीजें जो है, ये सब जो बजट है जो कौन खा रहा है ये नहीं समझ आता, वो बच्चों के पेट तक नहीं जाता है। अभी जो ये मामला जिस अंचल का हो रहा है वहां पे शहरी आदिवासियों की बहुत ज्यादा तादाद है, और वो उनकी भूखे, मतलब उनकी स्थितियां बहुत खराब है वहां पर। सरकार ऐसा दावा करती है कि बहुत लंबा वो बजट वहां पर उन पर खर्च करती है। कुछ साल पहले ही वहां पर कई बच्चों की मौत कुपोषण से हुई थी। तब ये बात हुई आशीष थी जी, कि एक सवाल और जो हाँ अनुपमा जी ने उठाया था, वो कह रही हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया परिवार जो वो एक कद्दावर नेता है मध्य प्रदेश के, उनका इलाका रहा है सालों से, फिर भी उनकी नहीं, स्थिति है वो मध्य प्रदेश की। निश्चित तौर पर वो इलाका उनका रहा है, लेकिन देखिए अब इससे ऐसा सोचा जा सकता है कि वो उनका इलाका भी है, चुनावी और रियासत भी थी, तो वहां पे लोगों की ये स्थिति क्यों है। ये एक
सियासी तौर पे इसको सोचा जा सकता है, लेकिन प्रशासनिक तौर पे जो बड़ी चूक है ना, ये सारे दलों की सरकारें रही हैं। यहाँ तक कि महाराष्ट्र को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कुछ दिन पहले कि ये क्या कर रहे हो। मतलब आलम ये है कि ये कहा जाता है कि जो सेना है वो सीमा पर निपट लेगी, सीमा के अंदर जो हो रहा है उससे कौन निपटेगा। तो सरकारों की जो विकास की परिभाषा है उसमें बच्चों की भूख शामिल नहीं है, कुपोषण उसमें विषय शामिल नहीं है। वो चलिए जो आशीष विषय जी, है हमारे पास 8 मिनट का समय और बचा है। मैं पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक मिनट एक बार अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देते हैं। मैं आपके पास फिर आखिरी में आऊंगा। अनुपमा जी, आर्थिक स्थिति बदलना प्राथमिकता है या मानसिकता? अनुपमा मैडम। देखो, लोगों की मानसिकता बदलेगी तो आर्थिक स्थिति अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। आर्थिक स्थिति, कहते हैं ना कि आर्थिक स्थिति कमजोर है लेकिन मिल बांट के समझ बूझ से हम उससे जूझ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मानसिकता विकसित नहीं है तो किसी भी परिस्थिति से मतलब जूझा नहीं जा सकता है। तो लोगों की मानसिक स्थिति जो लड़कियों के लिए है कि लड़कियां बोझ हैं, लड़कियां अगर कुपोषित हैं, लड़कों को ज्यादा खिलाओ क्योंकि वो कमा के लाएंगे। जैसे रितु जी ने कहा कि जिस तरह से सबसे बड़ी दुधारू गाय है उसकी आदमी 2 लात भी सहन कर लेता है। ये पुरानी कहावत है और ये कहावत जब बनी होगी तो कुछ ना कुछ देखकर ही हमारे पूर्वजों ने ये कहावत बनाई होगी। तो जो कमाऊ है उसको आप बहुत अच्छा खाना दीजिए क्योंकि वो बाहर जाएगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखा जाएगा। चलिए, आपकी बात मैं सुहानी मैडम से पूछता हूँ, वो कमाऊ पूत हैं। सुहानी मैडम, अगर बेटियां आप जैसी होंगी जो माता पिता को एक रुतबा देंगी, समाज में एक ताकतवर जगह बनाएंगी, आप जैसी एक अच्छी अफसर बनेंगी, तो आपको लगता है कि उससे स्थितियां बदलेंगी समाज की? सुहानी मैडम। बेटियां चाहे कमाए या नहीं कमाए, बेटियां माता पिता की बच्चे हैं ना वो। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन हटाना पड़ेगा इस सेंटेंस में से। अब मेरे जैसी नहीं होंगी तो क्या वो किसी लायक नहीं होंगी? हाउसवाइफ होंगी तो क्या किसी लायक नहीं होंगी? हर व्यक्ति, हर जीवन का ईश्वर ने कोई ना कोई जीवन में कुछ उसके योगदान समाज के लिए दे के भेजा है और हर व्यक्ति अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर हमारे पेरेंट्स ही प्रॉफिट एंड लॉस इक्वेशन के साथ हमें पैदा करेंगे तो फिर सच में इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। विनय जी, मैडम सुहानी मैम तो 2 टूक कह रही हैं कि प्रॉफिट लॉस का मामला नहीं है, मामला इमोशनल है। माता पिता की ये बेटी उतनी ही कीमती है जितना कीमती बेटा है। बताइए विनय जी, माइक बंद है आपका। सुहानी जी ने जो बोला वो अक्षरशः सत्य है और सामाजिक सहभागिता से ही चीजों को दूर किया जा सकता है। और आपने कहा यूएस जाने की बात, तो मेरा पासपोर्ट नहीं बना है। मैं कह रहा हूँ अगली बार आप पासपोर्ट बनवा दीजिएगा तो वहां भी घूम आएंगे और देखेंगे कि क्या डिफरेंस है। नहीं, लेकिन वहां पे आपकी इज्जत उतनी नहीं रहेगी जितनी दिल्ली में है। मैडम कह रही है कि वहां पे मेल्स की इज्जत उतनी नहीं है भाई, आप दिल्ली में ही रहिए। नहीं, वो पासपोर्ट बन जाए, इज्जत है होगी नहीं होगी वो वहां देखा जाएगा। और दूसरी एक चीज मैं छोटी सी चीज और उसमें जोड़ देना चाहता हूँ कि ये हानि लाभ से अगर आप चीजों को देखेंगे तो ये परेशानी आती रहेगी। सामाजिक सहभागिता से ये परेशानी को दूर किया जा सकता है। और इसके साथ एक चीज और, उस दादी ने कहा क्यों होगा, अगर इसके क्रक्स में हम जाएं तो जैसा मैंने पहली बार कहा था कि उनपे क्या बीती थी, ठीक है। अगर हम दूध लेने भी जाते हैं, जिस तरह से मिथ फैलाया जा रहा है कि अगर दाल आलोक जी पहले खा लेंगे और बाद में बिना पाठक पहुंचेंगे उसी कुकर में जो दाल बनी है या बटुली में खाने, तो उसका प्रोटीन कम हो जाएगा। तो बिल्कुल मुझे तो ऐसा कोई विज्ञान नहीं पता है कि प्रोटीन कम हो जाएगा। मगर अगर हम लोग एक्सपायरी डेट देख के सामान लेते हैं तो क्या इस पैनल में बैठा कोई आदमी मुझे बताए कि वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए किसी कुपोषित बच्ची से सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए शादी विवाह का प्रस्ताव मानने के लिए रेडी रहेगा, या किसी कुष्ठ रोग पीड़ित से शादी विवाह का प्रस्ताव मानने के लिए रेडी रहेगा? हम अपनी शर्ट हमेशा सफेद चाहते हैं और दुख का ज्यादा से ज्यादा दिखावा करना चाहते हैं, मगर हम कभी ये नहीं कहते हैं कि अगर सामने वाला भूखा रहे तो हमसे भी ना खाया जाए। अगर इस भावना के साथ दुख होगा समाज में तो मुझे लगता है कि समाज में ये जो कुरीतियां हैं स्वतः दूर हो जाएंगी। वक्त लग सकता है। रितु मैडम, जो जब डिबेट शुरू हुआ था तो मेरा सोचना था कि अगर लड़कियां ज्यादा सबल होंगी,
आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न होंगी, तो फिर शायद कोई ये नहीं कहेगा कि बिटिया है मां जाने दो। लेकिन सुहानी मैडम ने इस डिबेट की भाषा बदली, दिशा बदली। उनका कहना है कि आप आर्थिक रूप से सबल हैं या नहीं है, आर्थिक रूप से मजबूत हैं या नहीं है, ये कोई प्रॉफिट लॉस का खेल नहीं है। बेटी अगर नहीं भी उतनी पावरफुल बनती है, नहीं भी उतना धनार्जन वाली बनती है, तो भी आपको उसको उतना ही महत्व देना है जितना कि बेटे को देना है। सुहानी मैडम ने इसका पूरा बदल दिया, ये मुहावरा बदला इस डिबेट का। तो मैं आपको क्या सुहानी जी लगता है से कैसे असहमत नहीं बदलेगा हूँ। ये? मैं सुहानी जी से असहमत नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो कि हो रहा है, होना चाहिए और हो रहा है का बेसिक अंतर है। हो रहा है, हानि लाभ देख रहे हैं। तो ये कैसे होना चाहिए कि बदलेगा? नहीं देखा जाना चाहिए। होना चाहिए, आदर्श स्थिति है कि नहीं देखा जाना चाहिए हानि लाभ, लेकिन हानि लाभ देखा जाता है। मानसिक मतलब जो मनुष्य की मानसिक स्थिति है वो हानि लाभ, हर चीज में हानि लाभ देखता है। ये मनुष्य का एक सहज स्वभाव हो चुका है। दूसरी बात, इसका एक बहुत आसान मुझे जो उपाय लगता है, अगर हम ये करें कि परिवार साथ में बैठ के खाएगा तो शायद सब पोषित रहेंगे। हम एक आदत बनाएं कि सारे लोग एक ये मैसेज कि गरीब हो, अमीर हो, बड़े लोग एक साथ बैठ के खाएं, जिससे। और आप जो पाठक सर आपने बोला कि नहीं बाद में अगर उसी बटुआ में बनी दाल खाए तो कुपोषित, नहीं, बटुआ में दाल उतनी बचती ही नहीं है लड़की की बारी आने तक। बात ये ये है, सब उस कहने की दाल का बात पोषण कम नहीं मैक्सिमम होगा, बचती है। बटुआ में दाल उतनी नहीं आप बचेगी कि पोषित हो पाए, इसलिए मैंने हाँ बोला तो अब आपने दाल का कहा प्रोटीन बिल्कुल दाल उतना ही नहीं रहेगा। बचेगी तो लेकिन अगर दाल 1.5 जी कटोरी और दाल आधी कटोरी रहेगी तो पोषण में अंतर आ जाएगा, जो कि होता है, जो कि होता है लोअर मिडिल क्लास परिवारों से लेके गरीब तबकों तक। दाल कम बचती है। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो दाल बाद में खाई जाने से कम पोषित हो जाएगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि दाल होती ही नहीं है। नहीं, ये अलग दाल का अलग कुछ होना घरों में जरूरी होता है ऋतु। जैसे विनय जी की पत्नी पहले दाल खा लेती है, फिर इनके नंबर आता है। ये चलिए ये बात बाद में करेंगे। कमलेश मैडम, मैं आपसे एक बात आखिरी में जानना चाहता हूँ, आखिरी राउंड में, कि जिस तरह से डिबेट बदला, मैं भी उससे सहमत होता चला गया। तो मेन बात आई कि आर्थिक रूप से मजबूत या स्वावलंबन इंपॉर्टेंट विषय नहीं है, महत्वपूर्ण बात है सोच, मानसिकता। तो आप किस तरह से, आपको लगता है कि समाज की सोच कैसे बदली जाए, मानसिकता कैसे बदली जाए कि कोई दादी ये ना कहे कि बिटिया है मर जाने दो? उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? आलोक जी, मैं बहुत छोटे शब्दों में कहना चाहूंगी कि जब मैंने बेटा और बेटी के लिए दर्द बराबर का सहा है, तो मुझे थाली के अंदर फर्क नहीं करना चाहिए। मुझे उस बच्ची के विकास के लिए, इन दोनों बच्चों के विकास में फर्क नहीं करना चाहिए। मुझे जो उनको प्यार देना है उसमें फर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं तो माँ हूँ। सबसे पहले ये बनता है कि जिसको हम इस दुनिया में लेके आ रहे हैं, अपनी मानसिकता को प्रिपेयर करना जरूरी है कि चाहे वो जो भी होगा, मैंने अगर इस बात का बीड़ा उठाया है कि मैं इनको जन्म दे रही हूँ, तो जैसे भी होगा मैं इनकी तरफ से अपनी जिम्मेवारी को पूरा करूंगी। आगे जिम्मेवारी आ जाती है समाज की। एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरा कर देना कि हम कुपोषित समाज, कुपोषित बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं या कुपोषण को दूर करने के लिए इतना कर रहे हैं, क्या वो चीज प्रॉपर है? क्या उससे वो चीज दूर हो रही है? आज भी अगर मेरे समाज में कुपोषण से अगर बच्चे मर रहे हैं, तो क्या समाज की जिम्मेवारी नहीं है? अगर मैं चलिए, अब टैक्स दे रही समय खत्म हो मैं रहा ये है, आशीष जी के पास चलते हैं। आशीष जी, समापन बात आपको करनी है, लेकिन मेरे छोटे छोटे से दो सवाल हैं कि अगर इतने सालों तक आप किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां से आप सांसद रहते हैं, फिर भी आपके बच्चे कुपोषित हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? दूसरा, कि सरकार के पास अगर सिर्फ 8 रुपया है बच्चों को देने के लिए, तो बाकी फंड जा कहाँ रहा है? ये दोनों में छोटे छोटे सवाल हैं, बाकी आपका समापन। आशीष जी। नहीं, देखिए बिल्कुल सही बात है कि एक जनप्रतिनिधि को इस तरह की स्थितियां जो ये बताता है कि मैं बहुत ज्यादा चिंता रखता हूँ, तो उसको इन स्थितियों को सुधारने के लिए बहुत समय मिला है। पिछले 30-40 साल से वो इलाका ऐसा ही है, और महिला बाल विकास विभाग जो इस चीज को देखता है, कुपोषण को निपटने के लिए बहुत सारा बजट या बहुत सारा फोकस वहां करता है, लेकिन वो चीज वहां पहुंच नहीं रही है। ये चीजें पहुंचती है सरपंच के, ये जो शासन, ये जो विकास है, ये सरपंच के घर पहुंच जाता है। इससे आगे तक शायद जाता नहीं है, एक आध पंचायत सचिव के यहाँ तक पहुंच जाता होगा। तो ये स्थिति इस तो बात की गवाही दे रही कि एक तो जनप्रतिनिधियों की उदासीनता, एक सिंधिया के साथ लेकर नीचे सरपंच तक बहुत सारी बड़ी चेन है जो उसको उस चीज को उस तरह से समझ नहीं पा रही। तो ये जटिलता जो है, ये जो परेशानी है, ये उस चीज से पैदा हुई है। लेकिन दूसरी बात है, ये जो महिला है जिसने अपनी वो उस बच्ची के बारे में कहा कि उसे मर जाने दो,
उसके पीछे मैं ये दूसरी चीज भी देख रहा हूँ। ये एक मानसिकता नहीं है, ये एक मानसिकता तो है ही, ये एक मजबूरी देखिए, उसकी मजबूरी पड़ी है उस पर। वो महिला हो के दूसरी महिला कह रही है कि मर जाने, तो वो मजबूरी पड़ना जरूरी है, क्योंकि वो दादी या उसकी बहू वो किस परिस्थिति में, किस स्थिति तक आई होगी कि आज 40, 50, 55 साल तक जी ली, और वो ये देख रही है कि उसकी जो छोटी बच्ची वो आगे कैसे जी पाएगी। तो ये मजबूरी है, ये क्रूरता भर नहीं है, ये लैंगिक भेदभाव भर नहीं है। हो सकता है, लेकिन ये इसको इस एंगल पे भी देखा जाना चाहिए कि वो देखते हैं आज रहा इतनी कठिन है, तो आगे क्या होगा, ये कैसे सर्वाइव होंगे हम लोग। तो यहाँ पर आकर के जिम्मेदारी आती है उस जनप्रतिनिधि की, उस सरपंच की, उस सरकार की, कि जिसको देखना चाहिए कि ये स्थितियां क्यों आ रही है। जब शहर में लोग बच्चियों को आजकल बड़े अच्छे से पाल रहे हैं, तो क्या एक महिला एक बच्ची को पालने में कोई कोताही करेगी क्या? लेकिन उसकी अपनी मजबूरियां हैं, एक सामाजिक इतनी जटिल परिस्थितियां हैं कि वो कैसे खुद बड़ी हुई है और उस बच्ची को बड़ी होते नहीं देखना चाह रही है, उसको लग रहा है आगे कोई रास्ता नहीं है। तो ये सिर्फ लैंगिक आशीष दुबे भेदभाव जी, नहीं जहां है। पर इस पूरी बात को समाप्त कर रहे हैं, वही बात को मैं उठाकर आपके खूंटे पर टांगता हूं। वही बात मैं आपके मस्तिष्क पर छोड़कर जाता हूं कि इच्छा तो बहुत होती है कि सच बोलें, पर हौसला नहीं होता। उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्यों कोई बेवफा नहीं होता। तो आशीष जी कह रहे हैं कि उसकी भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, वरना कोई माँ और ऐसा नहीं सोच सकती है। बात सिर्फ मानसिकता की नहीं है, मजबूरी की भी है। और इन तमाम विचारों के साथ आशीष जी अभी भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन समय मैं की कुछ आपकी कमी है। बात से ही जवाब यूं देना चाह रहा हूँ कि यूं तो अक्सर चीखता है आदमी तकलीफ में, लेकिन इतनी जोर से आज तक चीखा ना था। इसको इस तरह भी देखा जा आज तक सकता है। चलिए, अभी और अगर डिबेट की ये विशेषता होती कि बातें खत्म नहीं होती, क्योंकि एक सिरे से दूसरा सिरा निकलता है, लेकिन निसंदेह ये बात मुश्किल थी, कठिन थी। जो बात मेरे दिमाग में अटक गई कि बिटिया है, मर जाने दो। भगवान करे कि अब ऐसी कोई रात, ऐसी सुबह, ऐसी शाम ना हो कि कोई कुपोषण से कोई मरता हो, उसकी दादी कहे कि बिटिया है, मर जाने दो। आप लोगों ने हमारी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और आपकी बातों से हमारे दर्शकों तक ये बात सुलझ पाई, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।